हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आज के समय के अंदर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं या आप लमसम के अंदर कर सकते हैं। लमसम के अंदर वही करते हैं जिनके पास एक साथ पैसा हो, इकट्ठा पैसा हो, कहीं से एक साथ पैसा आया हो, तो वो पैसे को हम एक साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो होता है हमारा लमसम। और अगर हम मंथली या 6 महीने से या ईयरली या हाफ ईयरली इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो आप अगर एसआईपी करें या लमसम करें तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं वो आपको ज़रूरी से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर इन पॉइंट के ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपकी वेल्थ क्रिएट बहुत ही बड़ी होगी, बहुत ही शानदार होगी। और वरना आप हर किसी के कहने के ऊपर आ गए, आपने कुछ भी ध्यान अपने से नहीं दिया, तो उसके अंदर आपको रिटर्न मिलने के चांस थोड़े कम रहेंगे। और अगर आप ध्यान रखेंगे इन पॉइंट का तो आपका वेल्थ क्रिएट अच्छा होगा, आपका रिटर्न शानदार होगा। तो आज के समय के अंदर लगभग आप देखेंगे एसआईपी के थ्रू लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मंथली एसआईपी लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हुए आज के समय के अंदर कि इन्वेस्टमेंट के अंदर ही वो पावर है जिससे हम हमारा फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं, हम महंगाई को बीट कर सकते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है तो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सबसे मेन बात है कि आपका सबसे पहले तो एक गोल फिक्स होना चाहिए कि आप पैसे को इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं और कितनी साल के लिए कर रहे हैं। जैसे हर किसी का अलग अलग गोल होता है। किसी को वेल्थ क्रिएट करना, हमारे पैसे को, अपने पैसे को बढ़ाना होता है। किसी को होता है कि मैं 10 साल बाद में आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 10 साल बाद में मेरे को एक घर लेना है अच्छा सा। किसी का होता है कि आज हम शुरुआत कर रहे हैं, आगे बच्चों की शादी के लिए पैसा जमा करना, इसी कारण इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई करता है कि रिटायरमेंट प्लान के लिए इन्वेस्टमेंट करता है कि बाद में मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी 60 साल के बाद में, इसी कारण लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपका ये गोल एक फिक्स होना चाहिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल का। तो उसी आधार पर आप एसआईपी या लमसम कर सकते हैं। और उसके बाद भी एक अमाउंट होता है, आप फिक्स करेंगे कि मेरे को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। किसी का 20 लाख होता है, किसी का 50 लाख होता है। जैसे जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन होती उस हिसाब से लोग पैसे को इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं। अब प्लान आपको कौन सा लेना चाहिए? एक तो रेगुलर प्लान होता है, एक होता है डायरेक्ट प्लान। अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप डायरेक्ट प्लान को लें, उसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशो कम मिलेगा। और अगर आप बैंक के थ्रू जाएंगे या किसी एजेंट के थ्रू जाएंगे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ आपको रेगुलर प्लान दिया जाएगा। कारण है कि उनका अपना बिजनेस है, उनको भी अपना कमीशन चाहिए, चाहे बैंक हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो या कोई एजेंट हो, तो वो आपको रेगुलर प्लान देंगे। तो रेगुलर प्लान के अंदर आपका एक्सपेंस रेशो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इन सभी मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे और मैं आपको म्यूचुअल फंड ऐप खोल कर भी बताऊंगा कि आपको कहाँ पर किन किन बात का ध्यान रखना होता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उससे आपका वेल्थ क्रिएट होगा, जो आपका रिटर्न होगा वो कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके काम आएगा, तो आप तक जल्दी पहुंचेगा अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड ऐप के ऊपर। ये एचडीएफसी का ऑफिशियल म्यूचुअल फंड ऐप है। तो इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये कोई रिक्वायरमेंटेशन नहीं है कि आप एचडीएफसी के अंदर जाएं। हमारे देश के अंदर बहुत सारे फंड हाउस है, लगभग सारी बैंकों का अपना अपना फंड हाउस है, आप किसी के साथ जा सकते हैं। थर्ड पार्टी म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे हैं जो भी सेबी से रेगुलेट है, उस फंड के साथ आप जा सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे लगभग 94 फंड की यहाँ डिटेल दी हुई है। अब आप सोचेंगे अब इसके अंदर से कौन सा फंड लिया जाए, कौन सा हमारे लिए अच्छा है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं एचडीएफसी मिड कैप फंड। तो एचडीएफसी का ये एक मिड साइज का फंड है, तो आप मिड कैप फंड को चुन सकते हैं। उसके अंदर मीडियम साइज का आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप लार्ज कैप लेते हैं तो आपको नॉर्मल रिटर्न मिलेगा। और उसके अंदर अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आएगा तो आपका पोलियो का करेक्शन है वो कम होगा, जितना नहीं होगा। जैसे कि स्मॉल कैप फंड होता है उसके अंदर आपका करेक्शन ज़्यादा रहता है। तो आप फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके अंदर आप अपने फंड के अंदर लार्ज कैप के अंदर जा सकते हैं। अगर आप
रिस्क कम लेना चाहें तो, और अगर आप मिड साइज़ के अंदर बीच वाले फंड के अंदर लेना चाहें तो आप मिड कैप फंड ले सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि मेरा गोल लंबा है और तो मैं तो रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो आप स्मॉल कैप फंड के अंदर जा सकते हैं, वहाँ आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा लेकिन वहाँ पर रिस्क भी हाई रहेगा। उसके बाद आप फ्लेक्सी कैप फंड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर आपको एक मीडियम साइज़ का रिस्क रहेगा और मीडियम साइज़ का ही आपको रिटर्न भी रहेगा। आप इंडेक्स फंड के अंदर जा सकते हैं। तो ये कैटेगरी है फंड को सिलेक्ट करने की। उसके बाद आप मेन चीज़ का ध्यान रखते हैं, जैसे आपने एक फंड ले लिया, हम देख लेते हैं कि आपने मान लो सिलेक्ट किया HDFC मिड कैप फंड को, उसके अंदर आप मिड कैप फंड के अंदर अगर आप चुन लेते हैं उसको, तो उसके अंदर आपको दो फंड मिलेंगे, दो तरह के। जैसे एक प्लान हो गया, ये हमारा डायरेक्ट प्लान हो गया, और दूसरा होगा रेगुलर प्लान। अब इन दोनों प्लान के अंदर आपको एक प्लान सेलेक्ट करना है कोई भी। जैसे आप डायरेक्ट प्लान को सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशो कम मिलेगा, और अगर आप रेगुलर प्लान को सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशो ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि आप जो भी आपका कमीशन होगा वो आपको रेगुलर प्लान के तहत ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो वो आपको वहाँ पर जो भी चार्ज होता है वो आपको कम लगेगा। एक्सपेंस रेशो का मतलब यही होता है। तो अगर आप बैंक से लेंगे या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे, किसी एजेंट के थ्रू लेंगे, तो वहाँ पर आपको रेगुलर प्लान ही दिया जाएगा, क्योंकि उनका भी अपना कमीशन होता है। और अगर आप खुद से सिलेक्ट करेंगे तो आप डायरेक्ट प्लान को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि आपको कमीशन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सब कुछ अपने खुद से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप ध्यान रखें, कोई भी फंड लें जैसे, तो आप डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाएं। जैसे एक आपने HDFC का फंड ले लिया, एक आप SBI का ले सकते हैं, ऐसे ही म्यूचुअल फंड का एक फंड ले सकते हैं, एक आप निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से एक फंड ले सकते हैं। इसी तरीके से आप अलग अलग फंड हाउस का एक एक फंड लें, वो आपके लिए डाइवर्सिफाई होगा। और उसके अंदर भी आप जैसे एक जैसा नहीं ले, जैसे आपने HDFC का मिड कैप फंड ले लिया तो आप SBI के अंदर जाकर स्मॉल कैप फंड ले, क्योंकि जैसे एक फंड लेंगे आप, जैसे हर किसी का जैसे मिड कैप फंड आपने ले लिया तो HDFC के अंदर भी आपको वही कंपनियां मिलेगी, SBI के अंदर मिड कैप फंड के अंदर भी वही कंपनियां मिलेगी। तो इस तरीके से आप डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाएं, उसके अंदर आपकी सेफ्टी ज़्यादा रहेगी और आपको रिटर्न मिलने के चांस भी ज़्यादा रहेंगे। और उसके बाद आप देखें कि पास्ट परफॉर्मिंग रेटिंग, पास्ट के अंदर किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है वो आप ज़रूर चेक करें। ऐसा कौन सा फंड है जिसने पास्ट का रिटर्न अच्छा दिया। अब फ्यूचर का तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन पास्ट का हम रिटर्न उसका देख सकते हैं, हमें सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आप इसी फंड की उदाहरण लेते हैं तो यहाँ HDFC मिड कैप फंड का पास्ट का रिटर्न है, आप देखेंगे इसने एक साल के अंदर 52% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर आप देखेंगे 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 साल पिछली के अंदर इसने 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, और पिछली 10 साल का इसका लगातार का रिटर्न है वो 21% से ऊपर है। और लगातार का फंड जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से लगातार का इसका रिटर्न है वो 23% से ऊपर है। तो ये पास्ट का रिटर्न, आप किसी भी फंड के अंदर जाएं तो ये पास्ट का रिटर्न ज़रूर चेक करें, तो उससे आपको अंदाज हो जाएगा कि अगर इसने पास्ट के अंदर रिटर्न दिया है तो फ्यूचर के अंदर भी ये फंड रिटर्न दे सकता है। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ हमें मिल जाएगा एक्सपेंस रेशो। आप कोई भी डायरेक्ट प्लान लेते तो डायरेक्ट प्लान का आप देखेंगे एक्सपेंस रेशो है वो आपको 1% से भी कम मिलेगा, मतलब हर किसी फंड का अपना अलग अलग होता है। तो एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट प्लान का कम मिलेगा रेगुलर प्लान का अगर हम कंपेयर करें तो। जैसे हम इसी फंड का देख लेते हैं, ये HDFC का मिड कैप फंड है, ये आप नाम देख सकते हैं मिड कैप फंड। यहाँ डायरेक्ट को हमने सेलेक्ट किया हुआ है और आप यहाँ देखेंगे डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो है 0.72% है। और इसी तरह हम अगर इसको रेगुलर के अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं, अभी हमने रेगुलर सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ देखेंगे एक्सपेंस रेशो है वो 1.39% है और डायरेक्ट प्लान का था 0.72%। तो आप इस एक्सपेंस रेशो का भी ध्यान रखें जब कभी भी फंड लें, तो इससे आपको लंबे समय के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशो का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। कोशिश करें अपने से ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट प्लान के अंदर जाएं। जैसे कि नए इन्वेस्टर है, उनको हर किसी का भरोसा नहीं होता, और ये सही बात भी है, हर किसी को होता नहीं, क्योंकि हम डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि उसके साथ ये फ्रॉड हो गया, उसको कहीं पर स्टॉक मार्केट में
इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पे फ्रॉड कर लिया, उसके साथ बहुत ज़्यादा पैसे का गबन कर लिया। तो ये सारी बातें आज के समय के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि यहाँ हम जब कभी भी फंड लेते हैं, कोई भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारी पर्सनल डिटेल भी शेयर करनी पड़ती। तो अगर आपको भरोसा नहीं या ऑनलाइन ओपन करने के ऊपर, तो आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं। जैसे आपका जहाँ भी अकाउंट है, जो भी नज़दीकी शाखा है, वहाँ आप बैंक के अंदर जा सकते हैं। आप वहाँ बताएंगे तो वहाँ आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आप बड़ी सिटी के अंदर रहते हैं तो वहाँ भी आपका म्यूचुअल फंड का अलग से एक ऑफिस होगा, तो वहाँ पर सारा म्यूचुअल फंड ही देखते हैं। लेकिन वहाँ बात यह है कि वहाँ आपको रेगुलर प्लान दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर प्लान आपको दिया जा रहा है। आप रेगुलर के अंदर एक बार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी 2-4 SIP हो गई, या आपने 1-2 महीने का आपका टाइम हो गया, आपने लमसम भी किया, तो उसके बाद आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान के अंदर आ सकते हैं। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे, हर किसी यूट्यूबर के आपको वीडियो मिल जाएगा कि आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं, रेगुलर प्लान को डायरेक्ट के अंदर शिफ्ट। तो एक बार आपका हो जाए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट, तो आप रेगुलर को डायरेक्ट के अंदर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि जैसे हम किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फंड हाउस वो हमारे पैसे को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, ये भी हमें देखना जरूरी। जैसे हम HDFC मिड के फंड का ले लेते हैं, तो हमारा पैसे को फंड हाउस, फंड मैनेजर है, ये कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। टॉप 10 कंपनी की आप डिटेल ज़रूर देखें। अगर आप देखेंगे तो यहाँ फंड मैनेजर की डिटेल है, वो भी मिल जाएगी। तो फंड मैनेजर होते हैं, वो हमारे पैसे को किस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी टॉप 10 कंपनी की आपको यहाँ डिटेल मिल जाएगी। तो ये भी आप ज़रूर चेक करें। यहाँ टॉप 10 कंपनी, वैसे एक फ़ंड के अंदर बहुत सारी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लेकिन टॉप 10 कंपनी की आपको डिटेल मिल जाएगी हर किसी फंड के अंदर। जैसे मिड कैप फंड का है ये उदाहरण, तो आप देखेंगे सबसे पहले इसके अंदर जैसे इंडियन होटल कंपनी, इसके अंदर 4.5% का पैसा लगता है इस फंड के हिसाब से। अपोलो टायर के अंदर 3.25%, मैक्स हेल्थ केयर के अंदर 3%, इंडियन बैंक के अंदर लगभग 3%। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ स्टॉक का नाम लिखा हुआ और स्टॉक के अंदर कितना % पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर, उनकी भी यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। तो ये भी आप ज़रूर से चेक करें। और उसके बाद मेन चीज़ होती है कि जो फंड के अंदर हम पैसा लगा रहे हैं, उस फंड की साइज़ कितनी है, क्या हमने ही पैसा लगाया या और भी कोई लोग पैसा लगा रहे हैं इस फंड के अंदर। तो ये भी आप देखें फंड का AUM, फंड की साइज़ जिसे हम बोल सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे फंड के अंदर HDFC मिड के फंड के अंदर लोगों ने 75,000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा लगा इस फंड के अंदर। 75,000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा लगा इस फंड के अंदर। तो ऐसे हर किसी फंड का अपना अलग अलग AUM होता है। लोग मिड कैप के अंदर ज़्यादा पैसा डालते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि लार्ज कैप के अंदर कम रिटर्न मिलेगा तो भी चलेगा, सेफ रहेगा रिटर्न, जब मार्केट नीचे आता है तो रिस्क भी कम रहता है लार्ज कैप के अंदर। और मिड कैप के अंदर नॉर्मल रिटर्न मिलता है, मीडियम साइज़ का रिटर्न मिलता है, और मीडियम साइज की उसके अंदर रिस्क रहती है। तो इसी कारण लोग मिड कैप फंड के अंदर पैसा ज़्यादा डालते हैं। ये अलग अलग फंड का अलग अलग AUM होता है, अपना अलग अलग साइज़ होता है। और उसके बाद आप देखें कि यहाँ सजेस्ट किया हुआ है कि 3 years एंड अबव, आप लंबे समय का सोचें। हमेशा किसी भी फंड में जाएं, आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको लगभग 5 साल से ऊपर का आपको टाइम देना पड़ेगा, तब आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं, ये आपको जाननी ज़रूरी है। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखें, तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा, आपका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बन जाएगा, आपको उसके अंदर रिटर्न मिलने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे आप SIP करें या आप लमसम करें। लमसम के अंदर थोड़ा सा अलग होता है, जैसे मार्केट थोड़ा नीचे होता है उस समय आपको लमसम करना चाहिए, तो आपको और भी बेहतर रिटर्न मिलता है। लेकिन आप लंबे समय के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस तरीके से आप SIP के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो SEBI से रजिस्टर्ड है, उनकी सलाह ज़रूर लें, उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ है, आपको समझाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।